नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो आरोह बुक है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रारंभ की थी। उसका जो गद्य का पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पद्य का हरिवंश राय बच्चन का कल कंप्लीट कर लिया था। आज आलोक धनवा की जो रचना है पतंग, उसका अध्ययन करेंगे। आलोक धनवा। अब जन्म। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि और दुनिया रोजबंती क्या है इनका एकमात्र संग्रह है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। और जो जनता का आदमी है उनकी पहली कविता है। आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? जनता का आदमी। एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। और 1972 में प्रकाशित क्या हुआ? भागी हुई बेटियों और ब्रूनो की बेटियों से इनको क्या है? प्रसिद्धि मिली थी। अब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? राहुल सम्मान बिहार, राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान इनको मिला है। जहां नदियां समुंदर से मिलती है वहां मेरा क्या है? मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है इधर। अब ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आलोक धनवा की। जहां नदियां समुद्र में मिलती है वहां मेरा क्या है? मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। अब 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से क्या है? अपार लोकप्रियता अर्जित की है। क्योंकि उनका एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। इन्होंने गिनी चुनी रचनाएं लिखी है लेकिन उनसे इनके क्या है? अपार लोकप्रियता इनको मिली है। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों की जबानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। इन्होंने क्या है? गिनी चुनी रचनाएं की। जैसे थोक के भाव इन्होंने रचनाएं नहीं की। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद अब क्वेश्चन आ सकता है कि आलोक धनवा ने लेखन कार्य कब से प्रारंभ किया? 1972 से। उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ था? 1998 में ये प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में क्या है? अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी दी है। ये तो था लेखक परिचय। अब पाठ परिचय। अभी जो लेखक परिचय पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि दुनिया रोज बनती है जो आलोक धनवा का क्या है? एकमात्र काव्य संग्रह है। उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है का प्रकाशन वर्ष कब है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब पाठ परिचय। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को क्या है? पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अब आलोक धनवा की क्या है? एक ये कविता है। कौन सी? पतंग। और ये किससे संकलित है? ये दुनिया रोज बनती से ये ली गई है। और इसका जो कौन सा पार्ट लिया गया है? तीसरा भाग इसमें शामिल किया गया है। कौन सी बुक में? आरोह भाग 2 में। पतंग के भाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं
एवं उमंगों का क्या है, सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। अब बिंब कितने होते हैं, 4 प्रकार के, सर्वे बिंब, दृश्य सर्वे बिंब, और एक कौन सा है, भाव बिंब। तो भाव बिंब कितने हैं, 4 प्रकार के, और इसके बीच रचना में क्या है, बिंबों का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या है, बच्चों की जो पतंग है वो क्या, उनका रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु, यानी जो सर्दी आती है तो शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के क्या है, मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जो खतरनाक कोने होते हैं जिनको हम छज्जे बोलते हैं, तो वहां तक भी ये क्या है, पहुंच जाते हैं और गिर कर क्या है, संभलते हैं, और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? लेखक पूछ रहे हैं कि जो बच्चे हैं पतंग उड़ा रहे हैं, क्या आप भी उनके साथ हैं, उनकी तरह आप भी बनना चाह रहे हैं? अब पतंग कविता। अब पतंग ये जो रचना है वो किससे ली गई है, दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह से ली गई है, और इसका ये कौन सा भाग है, ये 3रा भाग है। ये एक लंबी कविता है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। अब लेखक इसमें क्या है, ऋतु परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर, ऋतु परिवर्तन की। यानी कविता जब प्रारंभ होती है सबसे पहले क्या है, तेज बारिश की बौछारों वाला क्या है, भादो का महीना बीत चुका है और एक क्या है, नया सवेरा हुआ है। अब क्या है, शरद ऋतु का यह सवेरा कैसे है, खरगोश की आंखों सी लालिमा से युक्त है। अब खरगोश की आंखों से लालिमा युक्त यानी ये क्या आ गया, दृश्य बिंब। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए। अब शरद ऋतु का एक वर्णन किया है कि शरद ऋतु एक चंचल बालक के समान आई है, मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से उड़ाते हुए बच्चों के समूह को क्या है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब जो शरद ऋतु है वो क्या है, ऐसे लग रहा है कि साइकिल पे सवार होके आई है। तो वो जो तेजी से उड़ाने वाले पतंग उड़ाने, तेजी से साइकिल उड़ाने, और जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को क्या है, चमकीले इशारों से बुला रही है। आज इसका आशय क्या है कि शरद के आगमन पर जो भोर की चमकीली धूप है उसमें बच्चों को क्या है, पतंगबाजी का आमंत्रण दे रही है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड को चमकीले इशारों से क्या है, अपनी ओर बुला रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब क्या है, जो बच्चे हैं वो आकाश, दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, पतंग है। शरद ऋतु, अब ये क्या है, जो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल यानी मुलायम, कोमल और मुलायम और साफ बना दिया है, ताकि आकाश में क्या है, पतंग आसानी से उड़ सके, ऊपर उड़ सके। यहाँ आकाश दर्शन में क्या है, बाल मन का सहज दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। दुनिया की सबसे
हल्की और रंगीन चीज है उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली क्या है कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तितलियों की सी इतनी नाजुक दुनिया। पतंग क्या है दुनिया की सबसे हल्की पतली और रंगीन चीज है, और उसका जो कागज है वो अत्यंत पतला है, और जो पतंग होती है ऐसे उसके अंदर एक बांस की कमानी लगती है, तो कमानी अत्यंत पतली है और वह पतंग आकाश में उड़ रही है। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि बालकों का जो शरीर है वो अत्यंत कोमल है, भावनाओं से अत्यंत हल्की होती है। बालक कल्पना लोक में उड़ते रहते हैं। बालकों की तुलना किससे की है पतंग से की है। ऐसी पतंगबाजी से प्राप्त आनंद में क्या होती है सीटियां और किलकारियों द्वारा अभिव्यक्ति होता है। जब पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग कट जाता है तो कहते हैं ना सीटी बजाते हैं और तालियां। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया के समान दिखाई देती है। अब जो पतंग उड़ाते हैं एक तो कब उड़ाते हैं, जो सर्दी में कौन सा त्योहार है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है, और एक ये अक्षय तृतीया में भी क्या है पतंग उड़ाते हैं। तो उस समय ऐसे लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को क्या है मृदंग यानी ढोल की तरह बजाते हुए। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग वेग से अक्सर। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो है जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास का तात्पर्य क्या है कि बच्चों का जो शरीर और मन दोनों क्या होते हैं अत्यंत हल्के फुल्के और हर प्रकार की चोट सहने को क्या होते हैं तैयार रहते हैं। जो उत्साहित बालकों के जो कदम में है उनमें इतनी चंचलता होती है कि मानो पृथ्वी उनके पैरों में क्या है घूम रही है। जब बालक मकान की छतों पर लापरवाही से आनंद में दौड़ते हैं, जब कोई पतंग कटती है तो बच्चे दौड़ते हैं और वो छतों की क्या है कठोरता को क्या है भूल जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं। उन्हें उस समय कठोरता महसूस नहीं होती। छत भी उनके लिए क्या बन जाती है कोमल बन जाती है। इधर उधर ऐसी त्वरित गति से दौड़ते हैं मानो दिशाओं को मृदंग की ताल के समान बजाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष की डाली की क्या है कि जिस मृदंग की तरह बजाते हैं, जिस प्रकार डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर कि वृक्ष की डाली के लचीलेपन के कारण जिसे जितना खींचो खींची चली जाती है और छोड़ते क्या है यथास्थिति वापस आ जाती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक क्या है धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो छोटे बच्चे होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी क्या है पतंगों के सहारे उड़ रहे हैं। जिस प्रकार जो वृक्ष की डाली होती है उसको जब छोड़ देते हैं तो वापस वो क्या है वहीं आ जाती है। उसी प्रकार जो बालकों की गति है वो क्या है चारों दिशाओं में घूमकर यथास्थिति पर रुकती है। यही स्वभाव ही मानो बच्चे को क्या है छतों के जो किनारे हैं उनको खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है, और आनंद की जो क्या है विशिष्ट लय से रंजित शरीर को मानो पतंगी स्वयं धागे के सहारे थामे रखती है। पतंग तो आकाश में उड़ रही है। पतंग कहाँ उड़ रही है आकाश में, लेकिन जो बच्चे हैं वो आनंद के में क्या आनंद गगन में उड़ रहे हैं, और किसके सहारे अपने शरीर के रोम रोम से निकलने वाले संगीत के सहारे वो क्या वो भी क्या है उड़ रहे हैं। अब ये देखो बच्चे उड़ा रहे हैं कैसे एकदम किनारे पे खड़े हैं, लेकिन उनको डर नहीं लगता। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
अब लेखक क्या कह रहा है कि पतंग तो आकाश में उड़ रही है, लेकिन साथ में बच्चे भी रोमांचित हो रहे हैं। अगर कभी क्या है खतरनाक छत से गिरते हुए वो क्या है बच जाते हैं, तो वे और भी निडर हो जाते हैं, निर्भय होकर सूर्य के समान क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। तब वे अपने चंचल कदमों से पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, और पृथ्वी स्वयं क्या है उनके कदमों तले घूमती हुई सी प्रतीत होती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जो पतंग उड़ाते हैं, तो उनके क्या है छत से अगर उनको गिर जाए तो उनको भी भय नहीं होता कि हमारे चोट लग जाएगी। और इनके साथ क्या है कि पृथ्वी भी ऐसे लगती है कि पृथ्वी का भी जो माप है वो कम हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर वो हम बाद में अलग से इनके एक एक वीडियो बनाएंगे, उनमें करेंगे। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1998। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1998। आलोक धनवा ने लेखन कार्य कब से प्रारंभ किया? 1972 के बाद से। अब पतंग कविता में क्या है? तद्भव और उर्दू शब्दों की क्या है? बहुलता है। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यह कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अब इसमें कविता में एक पंक्ति आई थी कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब जो शरद है वो पुलों को पार करते कैसे आएगा? वो कोई मनुष्य थोड़ी ना है। तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अपनी नई चमकीली साइकिल इशारों से बुलाते हुए, यानी कि मेरी नई साइकिल है, तो बिंब का कौन से बिंब का विधान है? इसमें दृश्य बिंब का विधान है। साइकिल तेज चलाते हुए, तो इसमें कौन सा बिंब आ गया? गतिशील दृश्य बिंब। अब घंटी बजाते हुए क्या कर रहा है? घंटी बजाते हुए, घंटी यानी हमें सुनाई दे रही है, तो इसमें कौन सा बिंब आ गया? श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से यानी गतिशील चाक्षुष बिंब यानी दृश्य बिंब आ गया। आकाश को मुलायम बनाते हुए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मुलायम है? तो हम छुएंगे तभी पता चलेगा, तो कौन सा बिंब आ गया? स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके, यानी पतंग जब ऊपर उड़ रही है तो हमें वो दिखाई दे रही है, तो कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब इसमें है। और जो पतंग कविता है वो कैसी जो कविता है वो बाल मनोविज्ञान की कविता है। कैसी है? बाल मनोविज्ञान की। और जो पतंग कविता है वो आलोक धनवा की क्या है? एक लंबी कविता है। और उसका कौन सा पार्ट लिया है? इसका जो तीसरा पार्ट है वो इसके अंदर दुनिया वो इसमें लिया है। और पतंग किसमें है? एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1998 है, उसमें से इसको लिया गया है। और पतंग में कौन सा काव्य गुण है? ओज है या माधुर्य या प्रसाद? इसको पढ़ते हमें इसका अर्थ समझ में आता है, तो कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग किया गया है। जब प्रसाद गुण होगा तो रीति कौन सी होगी? प्रसाद गुण के साथ पांचाली रीति। जब गुण कौन सा है? प्रसाद, तो रीति कौन सी है? पांचाली रीति का प्रयोग किया है। अब घंटी बजाते हुए, तो इसमें कौन सा बिंब है? गतिशील बिंब। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।